चलो 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 तो स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिस्ट्री के क्लास अटेंड करने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। आपको 4 काम बच्चे साइमल्टेनियसली हमारी क्लास के दौरान करने हैं या फिर क्लास खत्म होने के बाद करने हैं। तो मैं बता देती हूँ क्या-क्या करना है आपको। पहला काम, जैसे-जैसे हमारी क्लास चल रही है, आपको पेन और पेपर लेके एक चीज़ है जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्या है वो? नोट्स। अब नोट्स प्रिपेयर करने का भी तरीका है हमारे पास। आपको ये रही आपकी नोटबुक, ये रही आपका नोटबुक का पेज। जो भी आप नॉर्मल नोट्स लिखते हो, लेट से हमने क्या किया, हमने पेज को आधा डिवाइड किया, हम यहाँ से नॉर्मली अपना नोट्स लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हम नॉर्मल क्लास में नोट्स लिख रहे हैं। आपको एक सेक्शन नीचे का लाइन बना के सेपरेटेड रखना है। आपको उस सेक्शन में क्या करना है, उस सेक्शन में आपको लिखनी है बच्चों पूरे क्लास की समरी। समझ में आया? यहाँ पर जो ये सेक्शन रहेगा खाली नीचे नोट्स के, पेज के लास्ट सेक्शन पे आपको लिखनी है पूरी क्लास की समरी। अब बोलोगे मैम आप समरी क्यों लिखवा रहे हो? ये जो समरी है ना बच्चों आपकी, जो हमारे पूरे लेक्चर के दौरान हमने जो भी पढ़ा है वो लिखोगे, ये आपको रिवाइज करने में बहुत मदद करेगा। आपको पता है केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्टिव रिकॉल्स मांगता है, एक्टिव रिविजन्स मांगता है। तो पूरा लेक्चर, पूरे नोट्स रिवाइज करने से बेहतर है कि आप क्या करो, समरी लिख लो खुद से और फटाफट से इस समरी को रिवाइज कर लो। क्लियर है इतनी बात? तो पहला काम हो गया हमारा, हम क्लास के साथ साथ क्या प्रिपेयर करने लगेंगे, अपने नोट्स। काफी अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना, जो मैं लिखवाऊंगी वो लिखना। अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो मुझे बोल देना कि मैम मुझे 2 मिनट दे दो, हम लिख रहे हैं, लिख लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जाएं वो घर जाके वापस से प्रैक्टिस करना है। जो क्लास में आपको क्वेश्चन कराए जाएं बच्चे, वो क्वेश्चन आपको वापस से घर जाके प्रैक्टिस करना है। तीसरा काम, आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा। आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, पर वो क्वेश्चन अच्छे होंगे। इसी पीडीएफ में वो लास्ट में अटैच होके मिलेंगे आपको। तो वो होमवर्क क्वेश्चन आपको तुरंत क्लास खत्म होने के बाद ही अटेम्प्ट कर लेने हैं। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं दूंगी, पूरी क्लास में जो भी आपने पढ़ा है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रिवाइज हो जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात? चौथा काम, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। कुछ कुछ एनसीईआरटी हम क्लास में ही रीड करेंगे, जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है फिजिकल के चैप्टर में बेसिकली, वरना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में पूरी एनसीईआरटी में ही पढ़ाऊंगी आपको। लेकिन फिजिकल के चैप्टर में जो जो एनसीईआरटी का पोर्शन हमें पेपर में देखने को मिलता है वो क्लास में रीड करेंगे, और साथ में बाकी की जो बच गई है एनसीईआरटी वो आप खुद से रीड करोगे। ये आपका काम है। और क्या करना है, एनसीईआरटी से रीड करते करते जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो सब आप कहाँ लिख लोगे, अपने क्लास नोट्स में जो आपने लेक्चर के दौरान बनाए थे। तो आपको ये 4 काम क्लियर हो गए। ये बच्चे 4 काम करोगे आप, आपको आपकी एनसीईआरटी भी रट जाएगी, क्लास नोट्स के थ्रू समझ भी आ जाएगा, और हर एक चीज आपको एक्टिव रिवीजन के लिए समरी की फॉर्म में मदद भी कर देगी। क्लियर है बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हर बार की तरह हम अपने चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक वर्ड एटम। उस एटम के स्ट्रक्चर को जानना है, मतलब वो एटम क्या कंटेन करता है, वो एटम कैसे काम करता है, वो एटम किससे मिलके बना है, वो सब हम इस पूरे चैप्टर में जानने वाले हैं। तो अगर मैं एटम की बात करूं, उससे भी पहले किस चीज की बात करी जाती है हमारी केमिस्ट्री में? बात करी जाती है मैटर की। तो कोई मुझे डिफाइन करके बताएगा चैट में जल्दी से कि आखिरकार मैटर होता क्या है? हमने 9th क्लास से पढ़ा है मैटर को, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। क्या है हमारे पास? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and have mass can be considered as matter. कोई भी ऐसी चीज जो कि मास कंटेन करे या फिर स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो सब किस में चला जाएगा? हमारे पास मैटर में चला जाएगा। ध्यान रखना, दोनों डेफिनेशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए।
आपके पास वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करना चाहिए, दूसरा उसके पास मास भी होना चाहिए। तो क्या मैं एग्जांपल ले लूं मैटर के? बिल्कुल। क्या ये पेन मैटर है? बिल्कुल। क्या मैं मैटर हूं? बिल्कुल। क्या ये बोर्ड मैटर है? बिल्कुल। क्या आप जिस लैपटॉप में देख रहे हो वो मैटर है? एवरीथिंग इज मैटर। इसका मतलब जो चीज हम मेजर कर पाए और जो चीज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो सब क्या है? हमारा मैटर। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपके क्वेश्चन में देखी जाती हैं और वो पूछता है कि क्या ये मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर पाए वो सब क्या है? मैटर। हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन टाइम कोई स्पेस ऑक्यूपाई, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती, इसीलिए टाइम मेजर हो सकती है लेकिन वो एक मैटर नहीं है। सेम बात हम किसके लिए कह सकते हैं? ग्रेविटी के लिए कह सकते हैं कि ग्रेविटी मेजर करी जा सकती है बट वो कोई भी मैटर के अंदर नहीं आती है। क्लियर होती है इतनी बातें? हैव मास, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये जो आपने अलग अलग डेफिनेशन दी ना, ये इनकम्प्लीट है। दोनों को मिला दोगे तब आपकी कंप्लीट डेफिनेशन निकल के आएगी। क्या? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास कैन बी कंसीडर्ड एज मैटर। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दे दिए। कौन से एग्जाम्पल मैटर के नहीं होंगे? दैट इज टाइम एंड ग्रेविटी। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं आपको कि आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग स्पेस इन योर हेड बट दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर मास, तो ये भी हमारा मैटर के अंदर नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर का फ्लो बनाने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं एटम्स की। हमारे पास जितना भी मैटर है वो किससे मिलके बना है? तो हमने देखा कि मैटर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से मिलके बना है जिसको हमने क्या नाम दिया? एटम। तो डेल्टन ने क्या बोला था कि ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड अटोमियो, जिसका क्या मतलब है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल या फिर क्या कह सकते हो? अनकटेबल। क्या मतलब है? अनकटेबल। तो हमारा जो मैटर है वो किससे मिलके बना है? वो एटम से मिलके बना है, जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। पहले की बात हो रही है। अब हमें पता है कि एटम्स के अंदर भी काफी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, लेकिन ये जो बात हो रही है ना बच्चों, ये बहुत पुरानी बात हो रही है। तब हमारे पास कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह तो था नहीं, तो हम एटम्स के अंदर कैसे देखें? तब के जमाने में एटम मिल गया, ये भी एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी में जाना जाता है। तो हमारे पास जो भी मैटर है वो किससे मिलके बना है? वो एटम से मिलके बना है। तो इसी एटम के ऊपर हमारे डेल्टन साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी दी, क्या, जिसको हमने किस नाम से जाना? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पढ़ते हैं फटाफट से। इन 1808 डेल्टन पब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी इन विच ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो डेल्टन ने अपनी थ्योरी में कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, उसने ऑब्जर्व किया और उनको दे दिया, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था इन सबका। क्लियर होती है इतनी बात? चलो तो देखते हैं क्या क्या बोला उसने। पहला उसने बोला मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। हमारे पास जो भी मैटर है उसको वो क्या बोल रहा है कि वो एक पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बना है जिसको वो नाम दे रहा है एटम, और बोल रहा है कि वो इनडिविजिबल इन नेचर है, अनकटेबल है। एक वो, अब वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके फर्दर कुछ नहीं है, उसको नाम काट सकते हैं, नाम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो समझ में आ गया। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। तो वो क्या कह रहा है? अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, मान लो मेरे पास ये पर्टिकुलर एलिमेंट ए है, तो वो कह रहा है कि पर्टिकुलर एलिमेंट ए में काफी सारे एटम्स होंगे, है ना? एटम्स ऐसे ही तो लगे होंगे। हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट ए में काफी सारे एटम्स है, बट वो क्या कह रहा है कि ये वाला जो एटम है, ये वाला दूसरे एटम के बिल्कुल सिमिलर है। लेट्स से मैंने इसको मार्क कर दिया फर्दर 1 एटम और 2 एटम। तो वो क्या कह रहा है? किसी भी पर्टिकुलर ए एलिमेंट का एटम 1 और एटम 2 या फिर रेस्ट ऑफ द एटम बिल्कुल सिमिलर इन नेचर है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, वो मास भी सेम कंटेन करेंगे, दे आर वेरी मच आइडेंटिकल इन नेचर। लेकिन वो दूसरी बात क्या कह रहा है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। देखो क्या बोल दिया उसने। अब हमने एक और एलिमेंट ले लिया, हमने कौन सा एलिमेंट ले लिया? बी एलिमेंट ले लिया। क्या किया बच्चों? हमने बी एलिमेंट ले लिया। तो बी एलिमेंट के भी 2 एटम्स मैं मार्क कर देती हूँ। लेट से मैंने क्या क्या मार्क कर दिया?
एक एटम मैंने मार्क कर दिया 3 और दूसरा एटम मैंने मार्क कर दिया 4। तो पहली वाली डेफिनेशन से हमारी 3 और 4 एटम्स आपस में आइडेंटिकल हैं क्योंकि विद इन द सेम एलिमेंट है। लेकिन हमारे पास जो 1 और 3 है, ये दोनों एटम्स हैं, दे आर डिफरेंट इन नेचर, दे कंटेन डिफरेंट मासेस। क्यों? क्योंकि वो दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है। क्लियर होती है इतनी बातें? तो हमारे पास एटम ए, सॉरी मतलब एलिमेंट ए का एटम 1 और एटम 2 आइडेंटिकल हो गया, एलिमेंट बी का एटम 3 आइडेंटिकल हो गए किससे? एटम 4 से। लेकिन अगर मैं दो अलग अलग एलिमेंट्स लूंगी तो मेरे दोनों एटम, एटम ऑफ ए, एटम ऑफ बी, दोनों डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। क्लियर है? सेकंड पोस्टुलेट भी बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। थर्ड पॉइंट वो बोलता है कि कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब हमारे पास एक फिक्स्ड रेशियो में दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। जैसे कि मुझे पानी बनाना है, अगर मुझे पानी बनाना है, पानी का क्या फॉर्मूला है? H2O, तो मैं फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करूंगी, हमेशा हाइड्रोजन कितने रखूंगी? 2, और हमेशा ऑक्सीजन कितने रखूंगी? 1। चाहे पानी कहीं भी बैठ के बनाओ आप, चाहे इंडिया में बैठ के बनाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, अगर आपको पानी बनाना है तो आपको ये दो एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने पड़ेंगे। दो आपको हाइड्रोजन लेना है और एक क्या लेना है? आपको ऑक्सीजन। क्लियर होती है इतनी बातें? तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। Chemical reaction involves reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. This is the one of the most important postulate. यहीं से हमारा एक और लॉ निकल के आया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बस उनका अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। पहले वो किसी और एटम के साथ कंबाइन कर रहा था, अगर हम न्यू एटम बना रहे हैं, न्यू कंपाउंड बना रहे हैं, तो उस एटम की पोजीशन, उसका बॉन्ड किसी दूसरे एटम से ज्वाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को पानी ही बनाना है, तो पानी कैसे बनाती हूं मैं? लेट से मैंने बोला कि पहले मेरे को एक हाइड्रोजन लेना है मॉलिक्यूल, एक मुझे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेना है, और दोनों को कंबाइन करके मैं क्या बना रही हूँ? वाटर बना रही हूँ। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमें इस पूरी रिएक्शन को ना बैलेंस करना पड़ेगा। हम कोई भी एटम क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो फटाफट से देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2, तो हमने क्या किया? इस पे 2 ऑक्सीजन लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो हमें यहाँ पर भी क्या करने पड़ेंगे? 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो दिखाई दे रहा है आपको, हमने बस ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया है उसका। पहले वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था? लेट से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन बाद में देखा जाए तो एक ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से, और दूसरा भी बॉन्ड उसका किससे फुलफिल हो रहा है? हाइड्रोजन से ही हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है एटम्स का, कोई भी एटम नया फॉर्म नहीं हुआ, कोई भी एटम पुराना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। क्लियर है इतनी बात? यहां तक बात हुई थी कि हमारे पास एटम है इंडिविजिबल, लेकिन जैसे जैसे आगे डिस्कवरी होती गई, हमें पता चला कि एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारे सिलेबस में एटम्स के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करी गई है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दूसरा है मेरे पास प्रोटॉन, और तीसरा है मेरे पास न्यूट्रॉन। तो हमारे सिलेबस में वैसे और भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में कंसाइज रहना है, लिमिट रहना है। हम ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए इनकी डिस्कवरी के दौरान, और बाद में जाके हमें क्या कंक्लूजन और क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। क्लियर है? हमारे पास सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी बच्चों, वो किसकी हुई थी? हमारे इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है हेडिंग के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू डिस्कवर किया गया, कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया। तो मेरे साथ थोड़ा सा नोट्स बनाओ फटाफट से। क्या है हमारे पास? हमारे पास 1830 के अराउंड हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? फराडे साइंटिस्ट थे। तो फराडे ने एक, वो अपने आप में ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे थे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। देखो वो क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के दौरान? वो कह रहे थे कि अगर किसी भी केमिकल में, अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो वो एक केमिकल रिएक्शन हैपन करके देगी।
क्या बोल रहे थे वो, अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में मैं कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें कंडक्ट कराऊंगा, तो वो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हैपन करके देगी, जिसकी वजह से हमारी एक पूरी ब्रांच निकल के आई केमिस्ट्री की। कौन सी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम 12th क्लास में देखेंगे कि सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहीं से आया। देखो, इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, कुछ केमिकल रिएक्शन क्या हो गए? हैपन हो गए। क्लियर है इतनी बात? देखो, ये तो हो रहा था हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? जब हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए। कौन से? जे जे थॉमसन। कौन आया बच्चों? जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने हमारे फराडे का ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वाले एक्सपेरिमेंट की मदद ली और 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके दे दी। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, 1830 में फराडे जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी एक्सपेरिमेंट को यूज किसने किया? जे जे थॉमसन ने। कहां पर? 1897 में। और किसकी डिस्कवरी कर दी? हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी। तो इलेक्ट्रॉन जो था बच्चों हमारा फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल था जो डिस्कवर किया गया था। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। चलो फटाफट से देखते हैं कि हमारे पास कैथोड रे कैसी दिखती है। देखो, हमने सेटअप लगाया, उस सेटअप पे हमने सबसे पहले क्या लिया? एक कैथोड रे ट्यूब ली। क्या ली बच्चों? कैथोड रे ट्यूब। साथ साथ नोट्स बनाइए। कैथोड रे ट्यूब, वो ट्यूब क्या कंसिस्ट करती है? आपको सामने दिख ही रहा है। हमारे पास ये एक इन्वर्टेड ट्यूब है, उसके साथ हमारे पास क्या क्या अटैच है? दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, जो किससे बने हुए हैं बच्चों? मेटल से बने हुए हैं। क्या है हमारे पास? दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो मेटल से बने हुए हैं। एक जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड है उसको मैंने किस नाम से दे दिया? कैथोड। और जो राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड है उसको हमने किस नाम से दे दिया? एनोड। क्लियर है? साथ में हमने क्या किया है, यहां पर हमने एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी प्रोवाइड करी है। ये जो है काफी हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं तो 10,000 mAh। कितनी बच्चों? 10,000। क्लियर होती है इतनी बातें? अब देखो, हमने जो ये ट्यूब ली है इसको हमने क्या नाम दिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया। ये जो ट्यूब है ये फिल्ड है विद गैस। दिस ट्यूब इज फिल्ड विद अ गैस। यहां पर मैंने क्या लगा रखा है? एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। क्या लगा रखा है बच्चों? वैक्यूम पंप लगा रखा है, ताकि वो हमारा वैक्यूम वहां पर क्रिएट करता रहे। तो सेटअप समझ में आया आपने? क्या क्या सेटअप है? हमारे पास एक ट्यूब प्रेजेंट है, उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं। एक है हमारे पास कैथोड, दूसरा है मेरे पास एनोड। उसके बाद हमने उन दोनों एनोड और कैथोड को एक हाई प्रोवाइडिंग बैटरी से, हाई वोल्टेज प्रोवाइडिंग बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो देखो हो गया है, यहां पर इसने दिया नेगेटिव, तो हमारा कैथोड कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। और जो ये पॉजिटिव दे रहा है तो हमारा एनोड कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात? अब हमने क्या किया? इस बैटरी को ऑन कर दिया। जैसे ही हमने इस बैटरी को ऑन कर दिया, हमने देखा कि यहां पर थ्रू कैथोड कुछ कुछ रेज निकल के जा रही हैं, कुछ कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। दीज रेज आर इनविजिबल इन नेचर। इसीलिए हमने क्या किया? एनोड के साइड में, एनोड के बाद यहां पर हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। क्या किया बच्चों? फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ही वो जो भी पार्टिकल आ रहा था वो स्ट्राइक कर रहा था, तो ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था ये क्या कर रहा था बच्चों? फिर ग्लो कर रहा था। जैसे होता नहीं है कि आपके पास मान लो यहाँ से कैथोड रे आ रही है, वो फटाक से स्ट्राइक कर रही है हमारे मेटल को, और वो मेटल का सरफेस, वो पर्टिकुलर मेटल का सरफेस क्या करने लग रहा था? ग्लो। अगर मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दूं, तो जो फ्लोरोसेंट मटेरियल हम मेनली यूज कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो वो कौन सा था? ZnS, जिंक सल्फाइड हमारे पास वो मटेरियल था। सेटअप क्लियर हुआ? हमारे पास एक ट्यूब है, दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और हमने जैसे ही यहाँ पर बैटरी ऑन करी, कुछ पार्टिकल्स हमारे कैथोड से निकल के किसकी तरफ जा रहे थे? एनोड की तरफ। इसका मतलब वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। वो किसकी तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जो ये कैथोड रेज थी, इनका नेचर क्या था? दे आर नेगेटिवली चार्ज।
दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होती है वो आपस में रिपेल करती है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होती है वो भी आपस में रिपेल करती है, लेकिन जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होती है वो आपस में अट्रैक्ट करती है। तो ये वाली जो रेज है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली रेज क्या कहलाई गई कि दीज आर नेगेटिव रेज, और इन्हीं नेगेटिव रेज को बाद में किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। क्लियर होती है इतनी बातें? तो हमारे पास ये पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। अब फटाफट से देखते हैं कि हमारी जो कैथोड रे थी वो क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक दिखाती है, हमें कैसे पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज है या फिर इनके पास कोई मास है या नहीं, ये चार्ज है कि नहीं, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी आपको कि हमने जो यहाँ पर गैस ली थी ये कैसी रखी है बच्चों, लो प्रेशर में रखी है। क्यों 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 लो प्रेशर में रखी है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब लगा रखी है। वैक्यूम ट्यूब क्या करेगी, वो जो भी गैस है उसका प्रेशर खींच लेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या कर रखा है, हमने गैसेस को लो प्रेशर में रख रखा है और हमने नीचे से क्या प्रोवाइड कर रखी है, उनको एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रखी है। क्लियर होती है इतनी बात? तो देखो होगा क्या, हमें क्या करवाना है, हमें अपने कैथोड रेस को मूव करवाना है। हमारे पास अगर प्रेशर लो होगा तो हमारा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, गैसेस के बीच में और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा प्रेशर लो होता है तो आपने इतना तो पढ़ रखा होगा कि जो आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन एटम्स, बिटवीन एटम्स, वो क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब मेरे कैथोड रेज को मूव करने के लिए क्या मिल रहा है, काफी ज्यादा स्पेस मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, काफी हाई स्पेस मिल रहा है। और यही तो हम चाहते थे कि जितना ज्यादा स्पेस मिले उतना जल्दी मेरा कैथोड रे किसकी तरफ मूव करने लगे, एनोड की तरफ मूव करने लगे। दूसरा, हम यहाँ पर हाई वोल्टेज क्यों प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज क्या करता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाता है। जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा डिफरेंस होगा, और अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मेरा एटम या फिर मेरा पार्टिकल क्या करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा। तो हाई वोल्टेज क्यों प्रोवाइड करा जाता है, ड्यू टू फॉर द एक्सेलरेशन, ताकि वो जल्दी से जल्दी बॉम्बार्डमेंट करे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनाता रहे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो फटाफट से किसकी तरफ जाता रहे, हमारे एनोड की तरफ जाता रहे। क्लियर होती है इतनी बातें? तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई गैसेस अंडर लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज आर यूज्ड। तो किस लिए, सबसे पहला लो प्रेशर इसलिए क्योंकि उनका इंटरन्यूक्लियर रेजिस्टेंस बढ़ जाए ताकि वो तेजी से स्पेस में ट्रैवल कर सके। दूसरा, हमारे पास उनका एक्सेलरेशन बढ़ जाए, वो जितना ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे उतना ज्यादा हमारी गैस आयोनाइज होगी और उतनी ज्यादा हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। अभी हम समझेंगे कि ये आयोनाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना रही है, वो हम सब समझेंगे। अभी के लिए बस मुझे आप इतनी कॉन्फर्मेशन दो कि आपको सेटअप क्लियर हुआ, सेटअप में क्या क्या था और हमारी जो कैथोड रेज है वो किससे किसकी तरफ मूव कर रही है, बस इतना हमारे को कंफर्मेशन दे दो कि हो गया। अब हम पढ़ेंगे उसकी करेक्टरिस्टिक्स। देखो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक, द कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हमें पता है कि जो कैथोड रे है वो कहां से कहां मूव कर रही है, ये रहा मेरा कैथोड, कैथोड से निकल के कहां तक जा रही है, एनोड तक जा रही है, इन अ स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद दी हाई स्पीड। अब देखो वो कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। हमें कैसे पता कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ये तो एकदम इनविजिबल रेज है, हमें कैसे पता? तो हमने क्या किया, इसका भी एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारे पास ये पूरी ट्यूब थी, दिस वाज आवर डिस्चार्ज ट्यूब। थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। ये हमारे पास क्या थी बच्चों, पूरी एक ट्यूब थी। हमने क्या किया, ये रही मेरे पास कैथोड, कैथोड से रेज निकल रही है ना, कैथोड से रेज निकल रही है। तो हमने क्या किया, जैसे ही वो निकल रही थी हमने बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, हमने बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जो इस ऑब्जेक्ट का सर था वो बिल्कुल एज इट इज शेडो यहां पर बनी, जो इस ऑब्जेक्ट का पैर था वो एज इट इज एरो आपकी यहां पर बनी। तो मतलब जैसा ऑब्जेक्ट यहां पर दिख रहा था उसी तरीके से उसकी शेडो हमारी बनती चली जा रही थी। तब हमें पता चला कि जो हमारे पास कैथोड रेज हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं विद हाई स्पीड। क्यों 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 कैसे पता चला, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग शेडो, दे आर फॉर्मिंग शेडो
of the object placed in their path. जो भी उनका पाथ था ट्रैवल करने का, उसके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया और वो उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर शेडो शो कर रही थी एज इट इज। क्लियर होती है इतनी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दीज रेजेस आर नॉट विजिबल बट आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। यही तो बोला मैंने कि ये हमारे पास एक इनविजिबल रेज होती है, लेकिन हमने इनको डिटेक्ट कैसे किया? हमने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया, वही वाला। ये रहा मेरे पास कैथोड, कैथोड से निकल निकल के वो कहाँ जा रही थी? एनोड। तो यहाँ पर जो भी एनोड था उसके इधर हमने क्या लगा दिया? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। वो जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था वो किससे मिलके बना था? वो हमारे मेटल से मिलके बना था। जहां पर जाके स्ट्राइक करेगा, जिस भी सरफेस ऑफ मेटल पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो वो सरफेस ऑफ द मेटल क्या करने लगेगा बच्चों? ग्लो करने लगेगा, और हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो भी कैथोड रेज है वो कैथोड से ट्रैवल करके कहां तक आ चुकी है? एनोड तक आ चुकी है। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। यहीं से हमें पता चला था कि उनके पास क्या होता है? मास भी होता है। देखो किस तरीके से पता चला था। हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी? सेम ट्यूब प्रेजेंट थी। ये रहा मेरे पास कैथोड और ये रहा मेरे पास एनोड, है ना? ये रहा मेरे पास कैथोड और ये रहा मेरे पास एनोड। यहाँ पर मैंने क्या प्रोवाइड कर रखी है? काफी हाई वोल्टेज वाली बैटरी प्रोवाइड कर रखी है। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक व्हील लगा दिया बच्चों। जो भी हमारी वो प्रोड्यूस हो रही थी, जो भी हमारी कैथोड रे कैथोड से निकल निकल के जा रही थी, उसके थ्रू हमने क्या लगा दिया? उसके पाथ में व्हील लगा दिया। तो हुआ क्या? जैसे ही हमारा कैथोड रे इससे टकरा रहा था, इस व्हील से टकरा रहा था, ये क्या कर रहा था? उसको रोटेट कर रहा था। अब देखो, अगर वो उसको टकरा के रोटेट करने में मदद कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या कंटेन कर रहा है? मास। अगर उस ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं होगा तो वो नहीं टकरा पाएगा और हमारा जो व्हील था वो रोटेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दे आर प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल इफेक्ट। वो हमारे व्हील को थोड़ा सा रोटेट कर दे रहा है। इससे हमें कंफर्म हुआ कि हमारे पास जो कैथोड रे थे और जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, वो एक मास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट है, मास कंटेनिंग सब्सटेंस है, पार्टिकल है। क्लियर है इतनी बात? तो तीनों आपको प्रॉपर्टी क्लियर हुई। पहला प्रॉपर्टी बताता है आपको कि वो शेडो बनाता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। दूसरा, वो एक इनविजिबल पार्टिकल है बट हम उसको फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से देख सकते हैं। तीसरा, आपको पता चला कि उसके पास मास है क्योंकि वो एक मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। तो बच्चे हमारे पास कैथोड के ऊपर आते हैं क्वेश्चन, इसीलिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं। साथ में हमारे पास जो एनोड रेज बनती हैं या फिर आप प्रोटॉन जिन्हें बोलते हो, प्रोटॉन की डिस्कवरी जिसकी मदद से हुई थी, वहां पर भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को ही पर्टिकुलरली वापस से दोहराया गया था। इसीलिए हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर होती है इतनी बात? तो ये आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। दे पोजेसेस आयोनाइजिंग पावर, दैट इज दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। यही मैं बात कर रही थी कि हमारे पास एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से वो हमारी गैसेस को क्या करती है? आयोनाइज कर देती है। देखो कैसे हो। हमारे पास कैथोड रे आ रही थी, कैथोड रे के सामने मैंने क्या रख दिया? एक गैसियस एटम रख दिया, किसका? हाइड्रोजन का। जैसे ही कैथोड रे इससे टकराएगी, बम्बार्ड करेगी, इसके एटम में जाके टकराएगी, इस पे लगेगी, तब क्या होगा? ये एक दूसरा एटम बना देगी जो कि कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। इसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस। क्या बोलेंगे बच्चों? आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस। क्लियर होती है इतनी बात? अब मैं चाहे कोई सा भी गैस रख दूं, ये मैंने हाइड्रोजन की बात करी, लेट से मैं ऑक्सीजन रख दूं, ऑक्सीजन पे मैंने बम्बार्डमेंट करा दी, किसकी? कैथोड रे की। उसने क्या कर दिया? अपने आप को आयोनाइज कर दिया और क्या प्रोवाइड कर दिया हमें? एक इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को हम किस नाम से जान रहे हैं? दीज आर नोन एज कैथोड रेज। तो देख रहे हो आप, एक कैथोड रे ने बम्बार्ड किया, आयोनाइज किया, दूसरी कैथोड रे बन गई। वो कैथोड रे फर्दर जाएगी, फर्दर जाएगी, फर्दर जाएगी, फर्दर जाएगी, और ऐसे करते करते आपके काफी सारे आयोनाइज्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे और आपकी कैथोड रे ज्यादा से ज्यादा बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर रहती है इतनी बातें? चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने
पॉइंट पे चलते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द कैथोड रे एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। देखो क्या बोल रहा है, अगर आप यहाँ पर क्या लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी कैथोड रे बराबर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगी है या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगी है, लेट से ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, हमारी कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आ रही थी। जैसे उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर चार्जेस हैं, वो कौन से नेचर की है, वो एक नेगेटिव नेचर की है, और अगर वो नेगेटिव नेचर की है इसका मतलब वो किसके टुवर्ड्स जाएगी, वो पॉजिटिव के टुवर्ड्स थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी और अवे किसकी तरफ से जाएगी, अवे फ्रॉम दी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो हमारे पास कैथोड रे प्रेजेंट थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हटाई, वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। किससे अवे चली गई, वो हम चली गई अवे फ्रॉम दी नेगेटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात? देखो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट से। ओके क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दे प्रोड्यूसेस एक्स-रे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा। तो ये आप बाद में जानोगे। ये जो एक्स-रेज थी ना, इन्होंने हमारी मदद करी थी किसको ढूंढने में, हमारे न्यूट्रॉन्स को ढूंढने में। तो क्या करती है बच्चों, जैसे ही आपका हैवी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक्स-रेज। क्लियर होती है इतनी बातें? ठीक है बहुत ही बढ़िया। देखो हमारे पास सबसे मेजर पॉइंट जो कैथोड रे का आया है वो इस तरीके से आया। हमारे पास कैथोड रे ना ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, ना ही नेचर ऑफ एनोड या फिर कैथोड पे डिपेंड करती है। ध्यान से देखेंगे कैसे। हमने जब आयोनाइज कराई गैस को, पहले मैंने दूसरा गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, हमारे पास क्या निकल के आया, एक इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने दूसरा गैस लिया, कौन सा, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन आयोनाइज हो गया और वो भी क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। चाहे आप कोई भी गैस ले लो, चाहे वो हाइड्रोजन ले लो, चाहे वो ऑक्सीजन ले लो, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, आपको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है। यही क्या है, आपकी कैथोड रेज। तो फटाफट से लिखेंगे, मेरे पास मेजर पॉइंट नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि जो हमारे पास कैथोड रे होती है, नेचर ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, और साथ में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब चाहे इलेक्ट्रोड्स में भी आप कोई भी मेटल ले लो, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है बच्चों, फिक्स्ड है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस एज वेल एज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कैथोड बोल लो या फिर एनोड बोल लो। क्लियर होती है इतनी बातें? चल अगर आपने पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और ये सब पूरा सुना है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स क्यों कहा जाता है। देखो हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे, हमने क्या क्या लिया था, हमने गैसेस ली थी, हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ली, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को क्या करा, हमने आयोनाइज किया। जब हमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को आयोनाइज किया तो उसने क्या दिया, एक एटम ए जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, साथ में उसने क्या दिया, हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एटम था ये गैसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा था। लेट से मैंने पहले क्या लिया, हाइड्रोजन, तो ये एटम क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बार मैंने क्या लिया, हीलियम, तो ये एटम क्या हो जाएगा, He पॉजिटिव हो जाएगा और साथ में मुझे क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे मैं गैस चेंज करती जा रही हूँ मुझे अलग अलग तरीके के एटम देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग पॉजिटिव चार्ज एटम देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, मैंने अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोड्स भी ले लिए, मैंने तरीके के इलेक्ट्रोड्स लिए, हमने इलेक्ट्रोड चेंज कर करके देखे, हमने इलेक्ट्रोड्स को भी चेंज कर करके देखा। तो हमारे पास क्या समझ में आया, हमें जब हम इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर रहे थे वो एक फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन ही हमें प्रोवाइड कर रहा था। चाहे हम गैसेस को चेंज कर रहे थे, चाहे हम इलेक्ट्रोड को चेंज कर रहे थे, लेकिन हमें रिजल्ट में एक पर्टिकुलरली फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। इसीलिए हमने बोला कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर
बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। चाहे आप बीच में पूरे एक्सपेरिमेंट में कुछ भी चेंज कर लो, आपको पर्टिकुलर वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी प्रेजेंट है। क्लियर होती है इतनी बात? यही हमारा रीजन है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? चले आगे, चल अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, चार्ज टू मास रेशियो। तो देखो हमारे पास हो क्या रहा था बच्चों, हमारे पास सेम साइंटिस्ट थे, कौन से, जे थॉमसन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, से जो एक्सपेरिमेंट वो पहले कर रहे थे वही एक्सपेरिमेंट वो बाद में कर रहे थे। देखो हुआ क्या, उन्होंने यहाँ पर लिया एक कैथोड, फटाफट से सेटअप बनाना मेरे साथ। देखो उन्होंने क्या लिया यहाँ पर, कैथोड, साथ में उन्होंने क्या लिया यहाँ पर, एनोड। तो हमारे पास कैथोड रे क्या हो रही थी, कैथोड रे हमारे पास एनोड से ट्रैवल कर रही थी, कहां तक जा रही थी, हमारे सॉरी कैथोड से ट्रैवल कर रही थी, कहां तक जा रही थी, एनोड। एनोड में मैंने क्या करा, एक छोटा सा होल कर दिया जिसमें से हमारी कैथोड रे पास हो रही थी। उस कैथोड रे को हमने पास कराया कराया कराया, उस कैथोड रे पे हमने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या करा दिया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने फिर उसके साथ में यहाँ पर क्या रख लिया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का मेटल रख लिया। क्या रखा, फ्लोरोसेंट मटेरियल। बताया था ना फ्लोरोसेंट क्या होता है, फ्लोरोसेंट वो मटेरियल है जहां पर आपकी जब भी मेटल से कोई स्ट्राइक करेगा हमारा कैथोड रे, वो ग्लो करने लगेगा। तो हो क्या रहा था, अभी तक वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, जैसे ही उसको दिखा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया बच्चों, डिफ्लेक्ट कर दिया। उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। कैसे डिफ्लेक्ट किया, 3 पॉइंट्स पे डिफ्लेक्ट किया, एक ए, एक बी और एक सी। उसने अपने आप को 3 पाथ में डिफ्लेक्ट कर दिया, कौन कौन सा, ए बी एंड सी। क्लियर होती है इतनी बातें आपको? चलो फटाफट से देखते हैं इस चीज को, मार्क कर दो, कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एनोड था, यहाँ पर हमारे पास कैथोड था। दिस इज योर हाई वोल्टेज बैटरी, और यहाँ पर से कौन ट्रैवल कर रही है, कैथोड रे। एक्सपेरिमेंट लिया और हमने सारी लेबलिंग क्लियर कर ली। ठीक है, मार्क करना स्टार्ट करो कि कौन सा रीजन डिफ्लेक्शन का है, कौन सा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल का है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूं तो यहाँ पर से हमारी कैथोड रे कैसे ट्रैवल कर रही है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए उसने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करा, उसने देखा कि जैसे जैसे हमारा मास बढ़ता जा रहा है, हमारा डिफ्लेक्शन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या देखा उसने, जैसे जैसे हमारा मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। और उसने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दी हमें, कौन सा रेशियो दिया उसने हमें, ई और एम का रेशियो दिया। ई क्या है बच्चों, ई इज दी चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है बच्चों आपके पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एम क्या है बच्चों आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आया है, हमेशा वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा। तो उसने हमें क्या दिया, हमें एक E बाय एम रेशियो दिया जिसका क्या वैल्यू था, 1.758 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, 1.5758 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। उसने ये वैल्यू हमें दी। क्लियर है इतनी बात, ये वैल्यू दी हमें कूलम पर केजी। क्लियर होती है इतनी बातें? चल फटाफट से नोट करो कि हमारे पास क्या आया, ये आया E बाय एम रेशियो थ्रू दी जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक, तो हमें क्या पता चल गया, E बाय एम रेशियो पता चल गया। अभी तक ना हमें E पता है ना हमें M पता है, तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए। कौन आए, मुलिकन साइंटिस्ट। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ढूंढा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मुलिकन हमारा एक्सपेरिमेंट था ये किसके बेसिस पे था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने के बेसिस पे था। तो हमारे पास दो चीजें मिल गई, एक एक्सपेरिमेंट जहां से हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट जहां से हमें E बाय एम रेशियो मिल गया। तो अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिखूं और इसको नीचे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें? तो हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट थे, एक ने दिया चार्ज बाय मास रेशियो, दूसरा मुलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसने क्या दिया, चार्ज। फिर हमने दोनों को डिवाइड किया और हमने क्या ढूंढ लिया, मास। देखो फटाफट से देखते हैं, सेटअप देखते हैं।
In this experiment, some fine oil droplets were allowed to enter through a tiny hole in the upper plate of the electrical condenser. These oil droplets were produced by the atomizer. The air in the chamber was subjected to ionize by X-rays. The electrons produced by the ionization of air attach themselves to the oil drop. देखो, अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं. देखो हो क्या रहा है हमारे पास एक पूरा एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप. हमने क्या किया, दो प्लेट्स ले ली. एक हमने प्लेट ऊपर की तरफ लगा दी और दूसरी प्लेट हमने नीचे की तरफ लगा दी. इन दोनों प्लेट्स को हमने किससे लगा दिया, एक वोल्टेज प्रोवाइडिंग बैटरी से. ऊपर की प्लेट कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज. नीचे की प्लेट कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज. देखो ध्यान से देखो हो क्या रहा है. साथ में हमने क्या लगाया, एक एटोमाइजर. एटोमाइजर क्या कर रहा है बच्चों, एटोमाइजर हमारा पंप करता है ऑयल को अंदर. जो भी हमारी ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर हमारे ऑयल को पंप करेगा. देखो हो क्या रहा है. जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो कैथोड रे है वो ट्रैवल करने लग गया होगा. कहां से कहां ट्रैवल कर रहा होगा, वो हमारी नेगेटिव चार्ज से निकल के किस तरफ जा रहा होगा, हमारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा होगा. देखो होगा क्या, हमने एटोमाइजर के थ्रू ऑयल ड्रॉपलेट्स को नीचे डिस्चार्ज ट्यूब में गिराना शुरू कर दिया. क्या हो रहा है, हमने अपने ऑयल ड्रॉपलेट्स को डिस्चार्ज ट्यूब में गिराना शुरू कर दिया. हमारे यहां पर कौन बैठा है, गैस बैठी है एक तो, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन बैठा है. तो वो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चला जाएगा, वो ऑयल के ऊपर चला जाएगा. पहले ऑयल एकदम न्यूट्रल था, अब जो यहाँ पर ऑयल है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज. वो कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. क्लियर होती है इतनी बातें. देखो अब हो क्या रहा है हमारे पास, ये जो ऑयल ड्रॉप है ये क्या कर रही है, ड्यू टू द ग्रेविटी ये कहां जा रही है, नीचे जा रही है. कहां जा रही है, नीचे. ड्यू टू द ग्रेविटी हमारा जो ऑयल है इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है वो बात करते हैं. देखो हमारे पास जो ऑयल था वो नीचे जाना चाहता है ड्यू टू दी ग्रेविटी, ड्यू टू दी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन हमारे पास नीचे कौन सी प्लेट है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, नेगेटिवली चार्ज. दूसरे पेन से बनाऊं क्या, देख हमारे पास जो यहाँ पर प्लेट है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज. हमारे पास जो ऑयल है वो भी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमारा ऑयल क्या कंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है बच्चों, रिपेल कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक और फोर्स काम कर रही है, कौन सी, रिपल्शन फोर्स. कौन सी काम कर रही है बच्चों, रिपल्शन फोर्स. क्लियर होती है बच्चों इतनी बात. तीसरा, आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जहां भी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जहां भी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके रिवर्स में आपका क्या लगता है, एक विस्कस ड्रैग लगता है. क्या लगता है, विस्कस ड्रैग. याद है आपको, एकदम अपोजिट विस्कस ड्रैग लगता है. तो इसका मतलब हमारे पास तीन मेजर फोर्सेस हैं जो ऑयल ड्रॉप पे काम कर रही है. पहला कौन सा फोर्स है हमारे पास, ग्रेविटी, जो कि ऑयल ड्रॉप को नीचे ले जाना चाहती है. दूसरा मेरे पास एक रिपल्शन फोर्स है जो हमारे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से नेगेटिव को रिपेल कर रही है, ऊपर ले जाना चाहती है. और तीसरा हमारे पास विस्कस ड्रैग, जिस भी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा, मान लो मैं आगे की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हूँ तो विस्कस ड्रैग कहाँ लग रहा है, आगे से पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है. क्लियर है, जो फ्रिक्शन बोलते हो आप लोग कि उल्टा काम करता है. क्लियर है इतनी बात. देखो तो होगा क्या, अगर आप वोल्टेज हाई प्रोवाइड करोगे, अगर आप वोल्टेज हाई प्रोवाइड करोगे इसका मतलब नेगेटिव वाली प्लेट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया. ग्रेविटी उसको नीचे भेज रही है लेकिन नेगेटिव वाली प्लेट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो हमारा ऑयल ड्रॉप कहां मूव करने लगेगा, ऊपर की तरफ. अगर ग्रेविटी और हमारे नेगेटिव चार्ज की प्लेट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो हमारा ऑयल ड्रॉप बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, वो स्टेगनेंट इन नेचर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, स्टेगनेंट इन नेचर. वो यहां पर बीच में एकदम क्या हो जाएगा बच्चों, चिपक जाएगा, ना आगे मूव करेगा ना पीछे. अगर आप वोल्टेज ज्यादा दोगे तो वो ऊपर की साइड मूव करने लगेगा, अगर आप वोल्टेज कम दोगे तो वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे की साइड मूव करने लगेगा. क्लियर होती है इतनी बातें. तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ऑयल ड्रॉप हवा में देखने को मिलेंगे. ये हमारे पास टेलीस्कोपिक आई है, हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो इधर प्रेजेंट. क्लियर है. तो उसने देखा कि चाहे मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूं, चाहे मैं कोई सा भी मेटल ले लूं, जो मेरा स्मॉलेस्ट चार्ज जो मेरा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम.
ठीक है। अब वो देख रहा था कि जैसे जैसे मैं मास बढ़ाता जा रहा हूं, मान लो ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, जिसका हमने आयोनाइजेशन किया। कैसे करा था हमने हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन? हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन किया था H पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है? इतना। अगर मैंने अब He एटम ले लिया तो He एटम क्या करेगा? डबली आयोनाइज होगा। He एटम के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है तो वो डबली आयोनाइज होगा। डबली आयोनाइज होगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? वो दो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इन दोनों का मिला के कुछ चार्ज आ रहा था जो किसका मल्टीपल था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ही मल्टीपल था। तो उसने एक चीज बोली कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है, देखो 10 oil drop acquire negative charge when the sufficient amount of electric field was applied, the motion of droplet could be accelerated, retarded or made stationary। तो वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है और स्टेशनरी भी हो सकता है, बीच में भी रह सकता है। अब ऑब्जर्वेशन देखो, ये पॉइंट मेन है। Mulliken observed that smallest charge found on themselves was 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and the magnitude of electrical charge Q on the droplet was always the integral multiple of electronic charge E। क्लियर है इतनी बात? तो वो कह रहा था कि मैं चाहे जितने मर्जी बड़ा एटम ले लूं या फिर मैं जितने ज्यादा चार्ज निकाल पाऊं, वो सब किसी एक इंटीग्रल का मल्टीपल था। कौन सा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दो इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास Q चार्ज कितना कैरी करेगा? N इंटू E। N क्या है आपके पास? जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इस चार्ज के अंदर प्रेजेंट होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसीलिए हमारा मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से Q इज इक्वल टू Ne फॉर्मूला आया। क्लियर होती है इतनी बातें? अगर आपको सब समझ में आया तो ये वाला एक मेरे को एग्जाम्पल करके दिखाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। क्या बोल रहा है वो? एन ऑयल ड्रॉप हैज 6.39 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑयल ड्रॉप। वो क्या पूछ रहा है आपसे? उसने उसने आपको, आपके पास मिलिकन ऑयल ड्रॉप का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? Q इज इक्वल्स टू Ne। वो कह रहा है कि आपके पास ऑयल ड्रॉप ये पर्टिकुलर चार्ज कंटेन कर रहा है। इसका मतलब उसने किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? Q की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6.39 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल्स टू, वो पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ये जो n है यही क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n मुझे फाइंड आउट करना है। E की वैल्यू हमने याद रखी थी। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। यहाँ पर भी कूलम्स, तो कूलम से कूलम ऐसे कैंसल आउट हो गया, ये भी ऐसे कैंसल आउट हो गया। ये कितना आ रहा है? 63, और वो कितना आ रहा है? 1.6। फटाफट से देखो, 6.39 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है? डिवाइडेड बाय 1.6। फटाफट से मुझे डिवाइड करो और एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब बच्चों ने इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। कितना आ रहा है? इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4। आगे बढ़ रही हूं मैं, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने करी थी बच्चों? गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन उसका पूरा नाम था। तो देखो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई। हमने देखा कि हमारे पास जो एटम है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, मतलब वो कोई चार्ज कंटेन नहीं कर रहा। लेकिन हम ये समझ चुके थे कि हमारे एटम में क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था जो कि नेगेटिवली चार्ज था। इसका मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास पक्का कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होगा? एक पॉजिटिवली चार्ज एटम या फिर पॉजिटिवली चार्ज कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। क्लियर होती है इतनी बात? हमने क्या देखा कि हमारे पास, हमने क्या, गोल्ड आइंस्टीन मतलब गोल्डस्टीन ने देखा कि जो हमारे पास एटम होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। दैट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। उसके अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन हम इतनी बात जान चुके थे कि हमारे पास जो एटम है उसके पास क्या प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है बच्चों? दैट इज नेगेटिवली चार्ज। वो जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड इन नेचर।
तो पक्का इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे एटम के पास जरूर जरूर क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कुछ पार्टिकल होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। और इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा और क्या नाम दे दिया, एनोड रेज या फिर कनाल रेज, कुछ भी बोल सकते हो आप, एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। क्लियर होती है इतनी बात? देखो यही इस एनोड रे से ही फिर हमने क्या किया, हमने एटम का जो भी पॉजिटिव पार्ट निकला उसी पॉजिटिव पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया। तो इस एनोड रेस से हमने पर्टिकुलरली कौन सा आयोनाइज करा, हाइड्रोजन, और उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन। तो एनोड रेज आपके पास हर एक एटम की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि हमने Hg लिया तो Hg का 2+ निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो जो Hg का 2+ पार्ट है दैट इज एनोड रेज, बट दैट इज नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन हम बेसिकली किसको कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोजन से आयोनाइज हो रहा है उसको कह रहे हैं। क्लियर होती है इतनी बात? चल तो देखते हैं फटाफट से, हम पहले सेटअप देखते हैं कि हुआ क्या था। हमारे पास सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला ही सेटअप था, सेम कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट वाला ही सेटअप था। यहां पर मैंने क्या प्रोवाइड कर रखा था, एनोड, यहां पर मैंने क्या प्रोवाइड कर रखा था, कैथोड। क्लियर होती है इतनी बात? यहां पर मैंने क्या लगा दी, बैटरी, जो कि इसको क्या कर रहा था, नेगेटिव चार्ज, जो इसको क्या कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर मैंने क्या भर दी बच्चों, गैस। गैस कैसी रखी है मैंने, लो प्रेशर पे रखी है। गैस कैसे रखी थी, लो प्रेशर। थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा जो हमने पढ़ा अभी। फटाफट से ये दोबारा ड्रॉ करना है सबको, कोई यहाँ पर काम चोरी नहीं करेगा। हमने गैस भरी, गैस कैसी प्रेजेंट थी, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा था, एक वैक्यूम पंप लगा रखा था। क्या लगा रखा था, वैक्यूम पंप। देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ एज इट इज चल रहा है, लेकिन हमने बस थोड़ी सी चेंजेस करी यहाँ पर वहां पर। मतलब कैथोड एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे थे, कैथोड ले रहे थे। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, परफोरेटेड कैथोड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का क्या मतलब है, हमारे पास कैथोड तो प्रेजेंट होगा लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होंगे। परफोरेटेड कैथोड का क्या मतलब है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, होल्स प्रेजेंट होंगे। यहां पर मैंने क्या ले रखा है, नॉर्मल अपना जो भी एनोड पार्टिकल है, मतलब एनोड का जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो ले रखा है। तो होगा क्या, जो हमारे पास कैथोड रेस थी वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही थी, ऑब्वियसली वो नेगेटिव से किसकी तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट भी क्या कर रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा विद इन द मॉलिक्यूल। वो कहां से कहां ट्रैवल कर रहा होगा, वो ट्रैवल कर रहा होगा पॉजिटिव से टूवर्ड्स नेगेटिव। हमने यहाँ पर कुछ होल्स प्रोवाइड करे थे जो कि इस एनोड रेस को क्या कर रही थी, अपने थ्रू पास करवा रही थी। यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा था, वही फ्लोरोसेंट मटेरियल जो कि यहाँ पर स्ट्राइक करके ग्लो कर रहा था। तब हमें पता चला कि एक कुछ ऐसा मटेरियल भी है जो टुवर्ड्स कहां जा रहा है, टुवर्ड्स कैथोड जा रहा है। कहां से जा रहा है, फ्रॉम एनोड जा रहा है। तो इन्हीं रेस को हमने किस नाम से जाना, एनोड रेस के नाम से जाना, एनोड रेस के नाम से जाना। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात? तो देखो हो कैसे रहा था, हमारे पास यहाँ पर एटम प्रेजेंट था, है ना। एटम किसका प्रेजेंट था, गैस का प्रेजेंट था। इस पूरी पूरी गाथा को ना मैं समराइज कर देती हूँ। क्या प्रेजेंट था हमारे पास, एटम। एटम में हमने क्या प्रोवाइड कराई, कैथोड रे प्रोवाइड कराई। हमने एटम में क्या प्रोवाइड कराई, कैथोड रे। कैथोड रे ने क्या करा, हमारे एटम को कर दिया आयोनाइज, हमारे एटम को कर दिया आयोनाइज। ये जो आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस निकली, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एटम, इसी को हमने किस नाम से जाना, इसको हमने जाना एनोड रेस के नाम से। क्लियर होती है इतनी बात? तो एक एटम था, उस पर बॉम्बार्डमेंट कराया हमने किसका, कैथोड रे का। कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन ने हमें क्या निकाल के दे दिया, एक पॉजिटिवली चार्ज एटम, साथ में क्या निकाल के दे दिया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया। तो आप ये आउटलेट याद रख सकते हो कि किस तरीके से एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है।
ठीक है बच्चों, हो जाएगा। चलो अब कुछ कुछ बातें हम जानते हैं एनोड रेस के बारे में। तो हमारे पास एनोड रेस भी कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में। सेम हमने वो वाला ही कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, शेडो वाला एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता चल गया कि वो एनोड रेस ऐसे मूव करती है। द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड एनोड रेस एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। देखो होगा क्या, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी हुई थी, हमारे पास जो भी एनोड रेस था, हमारे पास जो भी एनोड रेस था, वो कैसे ट्रेवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। कैसे ट्रेवल कर रही थी बच्चों, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। लेकिन जैसे ही यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी या फिर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, क्या क्या रखा मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या शुरू हो गया, डिफ्लेक्शन। हमारे पास जो एनोड रे थी वो कैसी थी बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज थी। वो कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको क्या लगता है, इस बार डिफ्लेक्शन ऊपर की साइड हुआ होगा या फिर डिफ्लेक्शन नीचे की साइड हुआ होगा? ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन किस साइड हुआ होगा इस बार, नीचे की साइड हुआ है। तो हमारे पास अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं गिवन है तो एनोड रे विल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डाल दोगे तो इट विल डिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो हमारे एनोड रे का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, तो वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर होती है इतनी बात, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एज द E/M रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रे इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। देखो वो क्या कह रहा है, हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रे है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन एनोड रे नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। कैसे, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मान लो एक बार मैंने ले लिया हाइड्रोजन, दे दिया हाइड्रोजन पॉजिटिव दे दिया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर मैंने क्या यहाँ पर हीलियम ले लिया, हीलियम ने क्या किया, He पॉजिटिव दे दिया। और ध्यान रखना, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ एनोड रेज आ रही है। ये दोनों ही एनोड रेज हैं, लेकिन दोनों एनोड रेज कैसी है, डिफरेंट इन नेचर। कैसे डिफरेंट इन नेचर, अगर मैं इसका क्या निकालू, E/M रेशियो, E/M रेशियो, यहां पर हमारे पास E कितना है, हमें पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आता है। और m कितना है इसका, अगर मैं m देखूं तो लेट से मैंने m किसका ले रखा है, अपने हाइड्रोजन एटम का ले रखा है, हमारे हाइड्रोजन एटम का। अगर मैं इसका E/M रेशियो देखूं, अगर मैं इसका E/M रेशियो देखूं तो क्या हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास। इस बार मुझे किसका लेना पड़ेगा, मुझे He का मास लेना पड़ेगा। तो मेरे पास जो E/M रेशियो है वो दोनों का ही क्या आ रहा है, दोनों एनोड रेज हैं, दोनों का E/M रेशियो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हमारे पास एनोड रेज किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ये दोनों बच्चों आपस में एनोड रेज है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H पॉजिटिव को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। H पॉजिटिव को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटॉन। ये आपका प्रोटॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा, सिर्फ H हाइड्रोजन एटम की बात होगी तभी वो एनोड रे किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरह, प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा। बाकी सारी एनोड रेज नॉर्मल आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेंगी। क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। कैथोड रे हमारे पास E/M रेशियो हमेशा सिमिलर ही दिखाता है, ये भी आपको पता है। क्लियर होती है बच्चों इतनी बातें। चलो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। वो कह रहा है कि जो भी हमारे एटम का मास होगा वही मास किसका होगा, हमारे पॉजिटिव पार्टिकल का होगा। मतलब जो भी हमारे एटम का मास था वही किसका मास होगा, पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, एक और चीज, यहाँ पर जब हम मोलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो हमने क्या क्या ढूंढ लिया था, हमारे पास E/M रेशियो था। E/M रेशियो कितना था, अभी तो देखा था हमने 1.758 इंटू 10⁻11, यही था ना। देखो हमने अभी तो देखा था, हमने ये एक्सपेरिमेंट तो देखा था, E/M रेशियो यही तो था हमारे पास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हमारे पास एक चीज और आ गई थी, कौन सा, E। तो E कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू 1.758 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय M। तो ये M हम निकाल सकते हैं, M इज व्हाट,
m is the mass of electron. इलेक्ट्रॉन का मास हम वहां से निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालोगे? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 divided by 1.758 into 10 raised to the power 11. अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आप याद रख सकते हो इसका मास कितना है, 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. तो ये आपको डेटा याद रखना है, किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पीछे वाली स्लाइड पे जाओ, फटाफट से E/m से अपना मास कैलकुलेट कर लो. तो आपको इलेक्ट्रॉन का क्या पता है, अब जल्दी से बता दो. आपको पता है उसका मास बाय एम रेशियो, सॉरी E/m रेशियो, उसका चार्ज भी पता है और उसका मास भी अब आपको पता है. तो सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, जो पता होनी चाहिए. लास्टली हमारे पास बच गया सब एटॉमिक पार्टिकल, जो क्या है अपने पास? न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन किसने निकाला था बच्चों? जेम्स चैडविक. किसने ढूंढा था? जेम्स चैडविक. देखो, हमारे पास जेम्स चैडविक थे, उन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था. ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1932 में. तो डेट आप याद रखो ना रखो, बात कोई वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन दिया किसने था. उसने क्या किया था? उसने एक एटम लिया था, किसका? बेरिलियम का. किसका बच्चों? बेरिलियम का उसने एक एटम लिया. बेरिलियम कैसा होता है हमारे पास? अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यही होता है हमारे पास. तो Be एटम था. Be एटम, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, और जो उसका मास नंबर होता है वो कितना होता है? 9. क्लियर है इतनी बात? तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का? फटाफट से लिखोगे. एटॉमिक नंबर इज 4, और जो इसका मास नंबर है वो कितना है? 9. तो देखो उसने क्या किया, उसने बेरिलियम की काफी थिन शीट ली. उसने काफी थिन शीट ली बेरिलियम की, बेरिलियम एटम की. उसमें उसने किसकी बम्बार्डमेंट कराई? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई. क्या कराई बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स. ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो अगर हम अपने हीलियम एटम को डबल आयोनाइज्ड कर दे, अगर हम अपने हीलियम एटम को डबल आयोनाइज्ड कर दे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक डबली आयोनाइज्ड फॉर्म बनाता है. क्या बनाता है? डबली आयोनाइज्ड फॉर्म, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल के नाम से. तो अल्फा पार्टिकल क्या है? He2+ इज योर अल्फा पार्टिकल. He2+ इज योर अल्फा पार्टिकल. तो उसने क्या किया? बेरिलियम लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा दी. अल्फा पार्टिकल यहां पर आ जाएगा आपका 2, अल्फा पार्टिकल यहां पर आपके पास आ जाएगा He2+. तो इसका अगर मैं चार्ज लिखूं तो इसका चार्ज कितना है बच्चों? +2. और अगर इसका मैं मास नंबर लिखूं तो वो कितना होता है हमारे पास? 4. अगर मैं इसका नाम मास नंबर लिखूं तो वो कितना होता है हमारे पास? 4. जैसे ही हमने इन दोनों को रिएक्शन कराई, बना के दे दिया, न्यू एटम बना के दे दिया. कौन सा एटम बनाया बच्चों? कार्बन बनाया. और साथ में एक चीज और दे दी, जिसको हमने किस नाम से जाना? न्यूट्रॉन के नाम से जाना. तो 6 और ऊपर कैसे आ जाएगा? 12. और न्यूट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन कैसे है? 1 0. ये हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन है? न्यूट्रॉन की. क्लियर होती है इतनी बार? तो यहाँ पर ध्यान, चार्ज कितना है? 0. बहुत टाइम तक तो हमें पता ही नहीं चल पाया कि हमारे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रहता है, क्योंकि ये कैसा था? चार्ज था इसका 0 और मास कितना था इसका? 1. मास कितना था इसका? 1. ये सब मैं किसकी टर्म से बात कर रही हूँ? यूनिफाइड मास की टर्म से बात कर रही हूँ, यू की टर्म्स में. अगर मैं इसका भी लिखना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा? एटॉमिक नंबर मेरा कार्बन का कितना है? 6. और अगर मैं मास नंबर की बात करूँ तो कार्बन का कितना है मेरे पास? 12. क्लियर होती है इतनी बात? तो बहुत ही छोटा एक्सपेरिमेंट था, कुछ भी नहीं किया गया था. बेरिलियम करके एक हमारे पास एलिमेंट होता है, उसकी थिन शीट ली गई, उसके एटम के साथ बम्बार्डमेंट कराई गई, बहुत तेज तेज स्ट्राइकिंग कराई गई. किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की. अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? जब अपना He एटम डबली आयोनाइज्ड हो जाता है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? अल्फा पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं. वो अल्फा पार्टिकल रिएक्ट करके आपको क्या देता है? कार्बन देता है, कार्बन एटम. और ये जो चीज निकल के आती है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं. किस नाम से बच्चों? न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं. क्लियर होती है इतनी बात? तो ये थी हमारी तीनों सब
एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी। अब देखो तीनों का ना हम क्या करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन। क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका चार्ज कितना है, -1 0 E। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास ये जो -1 +1 और 0 चार्ज है, ये कैसा चार्ज है बच्चों, दिस इज योर रिलेटिव चार्ज। दिखाई दे रहा है आपको पेन, दूसरा पेन ले लूं क्या, ये कैसा चार्ज है बच्चों, रिलेटिव चार्ज। रुको देखो, अगर मैं यहां पर इनके रिलेटिव चार्ज लिखूं तो वो कैसे लिखे जाएंगे, रिलेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन का कितना लिखा जाएगा, +1, इलेक्ट्रॉन का कितना लिखा जाएगा, -1, और न्यूट्रॉन का कितना लिखा जाएगा, 0। इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, अगर हाइड्रोजन एटम है 1 और 1 तो वो किसकी तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रोटॉन P11। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो -1 E 0, और न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 1 2। देखो चार्ज साइन, ये चार्ज साइन कैसे हैं बच्चों, रिलेटिव। एक्चुअल चार्ज आपको पता है कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप रिलेटिव चार्ज ढूंढो तो वो कितना है, -1, ये आपका +1, ये आपका 0। अगर मैं मास की बात करूं तो मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27। ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ना बच्चों, ये थोड़ा सा आपका भारी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। लेकिन मोस्ट ऑफ दी बुक्स क्या कहती हैं कि हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर होती है इतनी बातें, ठीक है। अगर आप ठीक करना चाहो तो कर लो इसको, 4 9 कर सकते हो आप, ठीक है। चल, तो ये पीछे का वैल्यू आप याद मत रखो, 1.67 ही आपको याद रखना है। दूसरी बात, डायामीटर सबका दे रखा है आपको, और किसकी पोजीशनिंग कहां पर है वो बता रखी है। तो हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो इनसाइड न्यूक्लियस है, आपको पता ही है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है वो भी हमारा इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही होता है। अब आपका एक काम और है बच्चों, आपको क्या करना है, इनका E/M रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे E/M रेशियो, करोगे क्या, जल्दी से बताओ, फटाफट से फाइंड आउट करके दिखाओगे क्या। देखो आपको चार्ज पता है, E पता है, आपको मास पता है, M पता है, आपको कुछ नहीं करना, बस इसको क्या करना है, डिवाइड करते हुए चले जाना है। तो आपके पास यहां पर ध्यान से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो इसका E/M रेशियो तो ऐसे ही आ गया, 1.6 एज इट इज कैंसल आउट। किसने दिया है क्या आंसर, अरे आंसर करो भाई, कहाँ रह गए, जल्दी से आंसर करिए। हमारे पास E/M रेशियो कितना आ गया इसका, 10⁻8। कितना आ गया बच्चों, 10⁻8। यूनिट लिखो, कूलम किलोग्राम। नेक्स्ट वाले का करते हैं, जल्दी से करते हैं, क्या हो जाएगा इसका, -19। M कितना है, 9.31 -31। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करो फटाफट से, कितना आएगा, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम केजी, कूलम केजी। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। लास्टली इसका करो, क्या आएगा, E/M 0 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻27, तो दैट विल बी 0। क्लियर होती है बात, तो तीनों का E/M रेशियो भी आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चल अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोलता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको मास निकालना है कितने, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ट्राई करना चाहेगा, कोई ट्राई करना चाहेगा। अब बस हमारी थ्योरी तो खत्म हो गई है, अब क्लास एंड कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है,
एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, अभी पढ़ाया था, कितना मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना, इतना ही पढ़ाया था। अगर 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना मास है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मास कंटेन करेगा। क्या करोगे, जो भी आपका एक मास है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 1 मोल से। 1 मोल में कितना आता है, एवोगैड्रो नंबर Na, एवोगैड्रो नंबर Na। तो फटाफट से देखो मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है हमारे, 022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, 1 मोल का आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, हो जाएगा डन। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द E/M रेशियो ऑफ प्रोटोन, E/M रेशियो ऑफ प्रोटोन बताना है। E/M अभी तो किया था, क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, हमने टेबल में ही कर लिया था, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। तो प्रोटोन का हमारे पास जो चार्ज होता है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास मास होता है प्रोटोन का कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻26 kg। ये कूलम में है, ये केजी में है। करेंगे फटाफट से, 1.6 1.6 एज इट इज कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना आ रहा है, 10⁻8 कूलम केजी, 10⁻8 कूलम केजी। क्लियर होती है बच्चों इतनी बातें आपको, जल्दी से बता दो। अब अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास थी, थोड़ा सा पढ़ाया गया, साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस कराया गया और ध्यान दिया गया कि आपको समझ आए चीजें, ठीक है। तो एक टीचर के साथ फ्लो बनने में भी आपको 1-2 क्लास लग जाते, तो आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि हमने आज काफी सारी चीजें पढ़ ली है, काफी सारी न्यू चीजें पढ़ ली हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको वो 4 काम करने हैं जो मैंने आपको बोला है। 5वां काम अब मैं आपको क्लास के एंड में बता रही हूँ। 5th काम आपको क्या करना है, हर क्लास से आने से पहले जो भी आपने समरी बताई है उसको रिवाइज करके आओगे, रिविजन लगा के आओगे। कुछ नहीं, वो समरी रिवाइज करने में कितना ही टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। वो 5 मिनट एक पेज को दो, हर एक पेज के नीचे करना है, ये पूरे लेक्चर के बाद नहीं करना है, उसको तो शॉर्ट नोट्स बोल देंगे। हम समरी की बात कर रहे हैं, हर एक पेज पे जो भी आपने लिखा है वो छोटा छोटा नीचे आपको लिखना है। तो वो जो समरी है वो 5 मिनट में रिवाइज करके आओगे और फिर अगली क्लास का फ्लो देखना आप कितने अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। छोटी सी और बात, ये आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करके आने हैं बिल्कुल अगली क्लास में। क्लियर होता है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू। अब किसी को कोई चीज में डाउट है तो वो पूछो, नहीं तो हम क्लास को एंड करते हैं। बस ये मुझे बता के जाना कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके ओके, थैंक यू। समझ में आया, समझ में आया, मजा आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस इसी तरीके से हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ डालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे और सब कुछ आ जाएगा आपको। बस आपको क्या करना है, जो 5 काम मैंने बताया क्लास में वो करके लाना है। एनसीईआरटी रीड करनी है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि एनसीईआरटी में ये लिखा था, क्या पढ़ा? और जिस दिन नहीं बताया फिर तो पता ही है, क्लास मॉनिटर विल make you regret. Okay. Bye. Thank you very much for joining this session. Now I am ending this class. Thank you.